उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवाल जो कि कर्नाटक टेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवाल सीटेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कर्नाटक टेट से रिलेटेड कुछ और अहम वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि दरसी किताबों में बच्चा के मकामी माहौल तक पहुंचकर उसकी हर तरह की सरगर्मी को मद्देनज़र रखकर किताबों की तैयारी करना ही असल निसाब है। इस बात की वजाहत किसने की? अगर मैं टेक्स्ट बुक की तैयारी की बात करूं, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक बनाने की बात करूं, तो बच्चों के मुकामी माहौल तक पहुंचकर, यानी कि बच्चे जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ पहुंचकर उनकी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर फिर किताबों की तैयारी करना ही असल सिलेबस और निसाब कहलाता है। इस बात की वजाहत किसने की? क्या NCF 2005 ने की? जी हाँ दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग जब हम बच्चों के लिए निसाब बनाएं तो बच्चों का जो निसाब हो वो उनकी बाहर की ज़िंदगी से, स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से रिलेटेड हो, यही NCF कहता है। NCF से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ मैं आपको बता दूं। NCF को उर्दू में कौमी दरसियात का खाका 2005 कहते हैं। हुकूमत हिंद की जानिब से शाया शुदा तालीमी रुदादों जैसे बोझ से आज़ाद तालीम, एजुकेशन विदाउट बर्डन, जो कि यशपाल कमेटी के द्वारा दी गई थी, और तालीम की कौमी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सामने रखकर इस खाका को यानी कि NCF को बनाया गया था। इस खाका को 5 शोबों में तकसीम किया गया है। पहला है कि तालीम को स्कूल के बाहर के माहौल से जोड़ना चाहिए। यही बात क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अंदाज से कहा जा रहा है कि बच्चे के मुकामी माहौल तक पहुंचकर उसकी हर तरह की सरगर्मी को मद्देनज़र रखकर किताबों की तैयारी करना, यानी कि हमें तालीम को सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं रखना चाहिए। बच्चे के माहौल से, बच्चा किस माहौल से आ रहा है उस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसको पढ़ाना चाहिए, यानी कि तालीम को उसके बाहर, स्कूल के बाहर के माहौल से जोड़ना चाहिए। दूसरा जो उसूल है कौमी दरसियात के खाका का, वो यह है कि इस बात का यकीन दिलाएं कि तालीम का मकसद महज रटना रटाना ही नहीं है, यानी कि NCF रटने पे, मेमोराइज़ करने पे क्या करता है, जोर नहीं देता है, मेमोराइज़ करने को मना करता है। निसाबी मकासद को इस तरह पेश करें कि जो बच्चों को किताब मरकूज़ तालीम से हटाकर उनकी हेमा जिहत नशो नमा की तरफ ले जाए, यानी कि सिलेबस को हमें बच्चों का ऐसा बनाना चाहिए जो कि बुक सेंटर्ड न हो, किताब मरकूज़ न हो, बल्कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करे। इम्तिहानात और जांचो जायज़ा ज़्यादा लचकदार हो, फ्लेक्सिबल हो और तालीमी सरगर्मियों पर, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड हो। मुल्क की जमहूरी सियासत के दायरे में बाहमी ताउन, दिलचस्पी और गैर जानिबदाराना जज्बा का फ़रोग शामिल हो। तो ये 5 उसूल हैं NCF के। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि हर साल आपके क्वेश्चन पेपर में NCF से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि NCF के बारे में जानकारी आपको दे दूं। अब मैं आपको कौमी दरसियात का खाका 2005 यानी कि NCF 2005 की कुछ अहम खसूसियात के बारे में बताता हूँ। इसके मुताबिक बच्चे फेल नहीं होते हैं बल्कि निज़ाम फेल होता है। अगर बच्चा कोई भी फेल हुआ तो वो अपनी फेलियर को शो नहीं करता है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी ज़रूर थी, उसे सही से पढ़ाया नहीं गया था, इसीलिए वो फेल हुआ। यानी कि बच्चे की जो फेलियर है वो एजुकेशन सिस्टम की फेलियर को शो करती है। अगली जो खसूसियत है कौमी दरसियात की खाका की, वो यह है कि इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में देनी चाहिए।
ये इसकी ख़ुसूसियत है। और ज़ात पात, जिन्स, अक़ीदा और मसलक व मज़हब से क़त्ए नज़र हर एक के लिए तालीम के यकसा मौक़े की फ़राहमी और मेआरी तालीम का नज़्म, यानी कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, जिन्स के लिहाज से, अक़ीदा, मज़हब व मसलक के लिहाज से हमें सबको बराबर मौके देने हैं। ठीक है। तदरीसी उसूल ठोस से मुजर्रद, यानी कि जो मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग हैं उसको अगर हम बात करें तो उसमें हमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ठोस से मुजर्रद और मालूम से नामालूम, यानी कि नोन टू अननोन की तरफ, इन दोनों मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और दर्जा 1 से अंग्रेज़ी लाजिम की जानी चाहिए। तो कौमी दरसियात के खाका यानी कि NCF 2005 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप गलत नहीं करेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मुकालमाबाजी, फिल बदीह तकरीर, नज़्म गोई, मजमून निगारी जैसे अहम सरगर्मियों को अपनाने से तलबा के क्या चीज़ को बढ़ाया जा सकता है? अदबी रुझानात को, कायदाना सलाहियत को, गोयाई की सलाहियत यानी कि स्पीकिंग स्किल को, या फिर सब्र इस्तिकलाल यानी कि उनमें पैसेंस बढ़ाया जा सकता है। आप डायलॉग डिलीवरी करवाइए, अचानक से उनको स्पीच देने के लिए कह दीजिए, उनसे कहिए कि नज़्म सुनाओ, उनसे कहिए कि मजमून लिखो। जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट से करवाएंगे तो आप उसकी जो स्पीकिंग स्किल है ना उसको आप इस एक्टिविटीज़ के ज़रिए शो कर सकते हैं, फ़रोग दे सकते हैं, यानी कि डेवलप कर सकते हैं। तो मुकालमाबाजी, फिलबदी तकरीर, नज़्म गोई, इन सभी एक्टिविटीज़ से गोयाई की सलाहियत यानी कि स्पीकिंग स्किल को फ़रोग दिया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू ज़बान के अमली कवायद की तदरीस की अहम खूबी ये है कि अमली कवायद की जब हम टीचिंग करते हैं तो उसकी खूबी क्या है? क्या इसमें उर्दू ज़बान को सीखने से कब्ल कवायद यानी कि अभी लैंग्वेज आपने सीखा नहीं, उससे पहले ही ग्रामर सिखा दिया जाए, या फिर कदीम और रिवायती तरीक़ा से उर्दू ज़बान सिखाई जाती है, या फिर उर्दू ज़बान को सिखाने के साथ साथ अमली तरीक़े से कवायद सिखाया जाता है। तो उर्दू ज़बान के अमली कवायद की तदरीस की अगर मैं खूबी की बात करूं तो इसमें हम उर्दू लैंग्वेज की टीचिंग भी करते हैं और साथ ही साथ हम अमली तरीके से प्रैक्टिकली लैंग्वेज के लिए ग्रामर भी सिखाते हैं, यानी कि लैंग्वेज के साथ साथ प्रैक्टिकली ग्रामर भी सिखाया जाता है अमली कवायद की तदरीस में। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि उर्दू ज़बान का सवाली पर्चा तैयार करते वक्त इन मकासद को अपनाकर नीला खाका तैयार करते हैं। ठीक है। जब आप उर्दू का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं तो आप किन मकसद को अपनाकर ब्लूप्रिंट बनाएंगे? आपके पास हैं 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है मालूमात, तफ़हीम, इजहार और सताइश, ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 7वीं जमात के तालिबे इल्म को अपनी याददाश्त से हम्द या नात के अशार लिखने के लिए सवाल किया जाता है। तो इस सवाल से बच्चे की ये सलाहियत फ़रोग हो रही है। देखिए बच्चा है 7 में पढ़ रहा है, उससे कहा जा रहा है कि चलो कोई नज़्म जो तुम्हें याद हो या फिर कोई भी नात का शेर जो तुम्हें याद हो उसको सुनाओ। तो इससे क्या उसकी मालूमात बढ़ रही है, तफ़हीम बढ़ रही है, इदराक बढ़ रहा है या फिर इजहार। अब देखिए जब वो अपनी याददाश्त से नज़्म या फिर नात के अशार लिखेगा या सुनाएगा तो उसका जो इजहार है, एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है वो डेवलप कर रही है। अगर बच्चे से कहा जाता, कोई कहानी उसको सुनाई जाती और फिर कहानी से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता तब उसकी तफ़हीमी सलाहियत डेवलप करती। लेकिन यहाँ पे बच्चे को अपनी याददाश्त से हम्द या नात के अशार लिखने के लिए सवाल किया जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी इजहार की जो सलाहियत है वो फ़रोग हो रही है। अगला सवाल है कि सबक के दौरान मुअल्लिम कई सवालात पूछकर जवाबात हासिल करते हैं तो वह क्या कर रहा है?
इकाई जांच कर रहा है यानी कि यूनिट टेस्ट कर रहा है, जांच ही नहीं कर रहा है, या फिर तशकीली जांच यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है, या फिर मजमूई जांच कर रहा है। तो सबक के दौरान मुअल्लिम कई सवालात पूछकर जवाब अगर उसका हासिल कर रहा है तो वो तशकीली जांच यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है। अगला सवाल कि मुअल्लिम ने कहा, तालिबे इल्म ने पढ़ा। इन जुमलों की बात करें तो ने का इस्तेमाल करते हुए मुअल्लिम कवायद के किस पहलू को समझा रहा है। अब देखिए मुअल्लिम जो है वो क्या है, फ़ाइल है, सब्जेक्ट है। तालिबे इल्म ने पढ़ा, तालिबे इल्म जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो मुअल्लिम ने जो ने का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो फ़ाइली अलामत को समझाने के लिए टीचर कर रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल कि हमारा वतन, नज़्म पढ़ाते हुए एक मुअल्लिम तलबा से हमारे वतन की कौमी अलामात, कौमी जानवर, कौमी परिंदा, कौमी निशान वगैरह के तस्वीर का एल्बम तैयार कराकर हर तस्वीर पर 4 जुमले लिखने के लिए कह रहा है। जैसे हमारा वतन, मेरा देश, माय नेशन पे एक नज़्म पढ़ा रहा है टीचर, और वो क्या कर रहा है, जो देश है, जो हमारा नेशन है, जो हमारा इंडिया है, उसकी जो नेशनल जो मशहूर चीज़ें हैं उसको, कौमी जानवर यानी कि नेशनल एनिमल को, कौमी परिंदा यानी कि नेशनल बर्ड को, कौमी निशान यानी कि जो नेशनल हमारा चिन्ह होता है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, उसको क्या कर रहा है, तस्वीर बना के उनका एल्बम तैयार करके हर एक तस्वीर पर 4 जुमले लिखने के लिए कहता है। तो टीचर क्या कर रहा है, क्या वो खेल कूद का तरीका अपना रहा है? जी नहीं, खेल कूद का तरीका नहीं, बल्कि वो प्रोजेक्ट मेथड यानी कि मंसूबाई तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए इस्तिखराजी और इस्तिकराई तरीका क्यों नहीं होगा। देखिए इस्तिखराजी तरीका में क्या होता है, पहले ही बच्चों को रूल बता दिया जाता है, फिर उस पर एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं। जबकि इस्तिकराई यानी कि इंडक्टिव मेथड में पहले बच्चों को एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं, फिर बच्चों को रूल बताया जाता है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह का एल्बम तैयार करके हर फ़ोटो से रिलेटेड सेंटेंसेस लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आपका मंसूबाई तरीका है यानी कि प्रोजेक्ट मेथड है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल ये कि उर्दू ज़बान के असनाफ़ सुखन की तदरीस के दौरान मुअल्लिम कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के ज़रिए पीपीटी दिखाते हुए गज़ल, नात, अफसाना, ड्रामा जैसे उन्वानात समझाता है। तो ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर रहा है। कंप्यूटर आपका जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स है, और प्रोजेक्टर भी ऑडियो विजुअल एड्स है। तो इसलिए जो मुअल्लिम है वो समई बसरी आलात, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। अगला सवाल कि जमाती कमरे में अगर तलबा से गलतियां हो जाएं तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। तलबा को पीट दे, मार दे, या फिर खुद की लापरवाही समझे। जमात में अदम दिलचस्पियाँ यानी कि बच्चे क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ये समझे, या फिर इक्तिसाबी सिलसिले की यानी कि एक्विजिशन एंड लर्निंग की पहली सीढ़ी समझे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बच्चों की जो गलतियां हैं ना, उनके सीखने के जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जी हाँ, बच्चों की गलतियां अहम होती हैं। अभी छोटे बच्चे हैं, गलतियां करना नेचुरल है उनके लिए। तो बच्चों की गलतियां बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बच्चों की गलतियां उनके आइडियाज़ को इंसाइट देती हैं। तो इसलिए अगर बच्चे क्लासरूम में मिस्टेक कर रहे हैं तो हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप उसे समझना चाहिए। इक्तिसाबी सिलसिले की पहली सीढ़ी होती हैं बच्चों की गलतियां। अगला सवाल कि इक्तिसाब के 4 मरहला सरगर्मियों की सही तरतीब क्या है। तो 4 मरहला सरगर्मियां जो इक्तिसाब की हैं वो हैं तमहीदी सरगर्मी, इक्तिसाबी सरगर्मी, मश्की सरगर्मी और मुहासिबाती सरगर्मी। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अगला सवाल ये कि ज़बानी इम्तिहान में तलबा को क्या होता है, आसानी होती है, इज़हार ख़याल का मौका मिलता है, कायदाना सलाहियत हासिल होती है या फिर मुअल्लिम का डर रहता है। तो जब हम बच्चों का ओरल टेस्ट लेते हैं तो इससे बच्चों को आइडियाज़ के एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल ये है कि 8वीं जमात का उर्दू मुअल्लिम ख़त नवीसी के मुतालिक अपने सवाली पर्चा में सवाल पूछने का मकसद, यानी कि अगर क्लास 8 में पढ़ाने वाला कोई टीचर है और वो बच्चों से ख़त नवीसी यानी कि लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है तो उसका मकसद क्या है, उर्दू ज़बान में ख़त लिखने को आम करना या फिर ख़त की अहमियत मालूम करना या फिर तलबा अपनी तहरीरी महारतों और ख़यालात का इजहार करें या फिर ख़त लिखकर अपने दोस्तों से राय मशवरे करें। क्यों? क्लास 8 में बच्चों से लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे अपनी राइटिंग स्किल को और अपने आइडियाज़ को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, तलबा अपनी तहरीरी महारतों और ख़यालात का इजहार करें। इसीलिए क्लास 8 में बच्चों को लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल कि एक तालिबे इल्म हवा को हवा, मसरूफ़ को मसरूफ़ लिखता है तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए, उसकी समाअती गलतियाँ यानी कि उस सुनने से रिलेटेड जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करे, उसकी तहरीरी गलतियाँ यानी कि लिखने से रिलेटेड गलतियों को दूर करे, तलफ़ुज़ का इस्तेमाल प्रोनाउंसिएशन का यूज़ सिखाए या फिर सही इमला यानी कि सही जो स्पेलिंग है उससे रोशनास कराए। तो अगर बच्चा हवा को हवा लिख रहा है, मसरूफ़ को मसरूफ़ लिख रहा है तो उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है तो हम एज ए टीचर क्या करेंगे, उसे सही हिज्जा से यानी कि इमला से रोशनास कराएंगे। अगला सवाल कि दर्स व तदरीस के मौजूदा निज़ाम में एक मुअल्लिम यानी कि जो प्रेजेंट टाइम का टीचिंग लर्निंग का जो सिस्टम है, जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें टीचर का रोल क्या होता है, क्या वो निर्देश करता गाइड करने वाला रहबर होता है या फिर निगराकार होता है या फिर सहूलियत रेसा यानी कि फैसिलेटर होता है या फिर साथी होता है, दोस्त होता है। तो आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक टीचर फैसिलेटर का काम करता है, सुगम करता यानी कि सहूलत रेसा होता है। अगला सवाल की दर्ज झेल में से लाहिके की ग्रूह कौन सी है। लाहिका क्या होता है, साबका क्या होता है आपको पता है। साबका वो होता है जो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में जुड़े, जैसे बद नसीबी, तो यहाँ पे नसीबी से शुरू में जुड़ गया, ये आपका बद, तो ये आपका साबका हो गया। तो इसमें आपका बद मिजाजी और बद मजाकी है, तो ये तीनों आपके साबके की मिसाल है, तो ये हमारा जवाब हो नहीं सकता। इसमें खूबसूरत, यहाँ पे जो खूब है वो सूरत से पहले है, यानी कि ये भी खूब भी आपका साबका हो गया। इसी तरह बदसूरत और बद अखलाक ये तीनों भी आपके साबके की मिसाल हैं। ठीक है। कदर दान, दान से पहले कदर है, कमतर, तर से पहले आपका जो है वो कम है, और हिंदुस्तान यानी स्थान से पहले हिंद है। तो ये तीनों भी आपके साबका के मिसाल हो गए। लेकिन जो चौथा वाला ऑप्शन है सौगात, तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सौगात है, और सौगात के आखिर में आपका आत लगा हुआ है, तो इसी को लाहिका कहते हैं, जो किसी भी लफ्ज़ के आखिर में लगे। इसी तरह मुश्किल, उसमें लगा हुआ है आत, तो बन गया मुश्किलात। नुकसान है, उसमें आत लगा हुआ है, तो नुकसानात बन गया। तो इस तरह से ये आपके चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो लाहिके का ग्रूह होगा, तो इसलिए हम चौथे वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगला सवाल की मादरी ज़बान उर्दू की तदरीस में सबसे पहले ये सिखाना चाहिए और इसको परवान चढ़ाना चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मदर टंग को, उर्दू को एज ए मदर टंग जब आप टीचिंग दे रहे हैं तो सबसे पहले
किसे बढ़ाना चाहिए, कुव्वते ख़वानदगी यानी कि आपकी रीडिंग स्किल को, कुव्वते तहरीर यानी कि राइटिंग स्किल को, कुव्वते गोयाई यानी कि स्पीकिंग स्किल को, या फिर कुव्वते समाअत यानी कि लिसनिंग स्किल को। तो सबसे पहले बच्चों को परवान चढ़ाना चाहिए कुव्वते समाअत यानी कि लिसनिंग स्किल को। जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज स्किल 4 होती हैं, LSR के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। इसमें L और R यानी कि लिसनिंग और रीडिंग आपके रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसूल करने की महारत कह सकते हैं। और स्पीकिंग और राइटिंग आपकी जो है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल, जिसको हम लोग तख्लीकी महारत कह सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। स्कूल में प्रोजेक्टर और लैपटॉप के इस्तेमाल से क्या होता है। प्रोजेक्टर और लैपटॉप जो है वो समई व बसरी सलाहियतें हैं।